हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी विज्ञान से संबंधित है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना सही होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है। आपको पता है कि न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय, तीसरा। तो यहाँ पे ये बात करना है कि द्वितीय गति नियम में ये किस पर जोर दिया गया था, किससे संबंधित है। तो जो द्वितीय गति नियम है वो बल और त्वरण से संबंधित है। विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये आपका असंपर्क बल होता है। असंपर्क इसको इसलिए बोलते हैं कि देखिए ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है। कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तो ये स्वतः अपने आप नीचे गिर जाती है। अब इसके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कार्य करता है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। ओके, इसलिए इसको असंपर्क बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को। अगले प्रश्न में पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न है कि घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। देखिए, घर्षण बल जब भी लगता है यह आपको किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए कि गेंद इस प्रकार से गतिशील है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो जो घर्षण बल लगता है इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, तब जाकर गेंद धीरे धीरे रुक जाती है, ठीक है। तो जो घर्षण बल होता है ना, गति के विपरीत दिशा में लगती है। तो विकल्प बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो 4 नंबर है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल बढ़ाने पर अन्य स्थितियां समान रहने पर उसका त्वरण क्या होगा। मतलब कि अगर बल हम लगा देंगे तो किसी वस्तु की गति में और ज़्यादा परिवर्तन होगी, उसकी स्थिति में और ज़्यादा परिवर्तन होगी। तो जब परिवर्तन स्थिति में होगी तो उस कंडीशन में जो त्वरण है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। जब बल लगाएंगे किसी वस्तु पे तो उसके चाल, उसके स्थिति में परिवर्तन आएगी, जिसके कारण त्वरण में परिवर्तन होगा और त्वरण बढ़ेगा, ठीक है। तो विकल्प बी सही जवाब। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जल में तैरती वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। देखिए, जब ये जल, मान लेते हैं कि ये जल है, ठीक है, जल का सतह है। अब यहाँ पे कोई वस्तु तैर रही है तो इस पर जो नीचे से बल लगाया जाता है जल द्वारा, ये होता है उत्प्लावन बल, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये होता है, तो उत्प्लावन बल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो 6 नंबर प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि ये उत्प्लावन से संबंधित है। तो विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो 7 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ बदलता है। देखिए, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ये कहीं नहीं बदलता। यदि आप किसी अन्य ग्रह पर भी ले जाते हैं, देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यदि मान लेते हैं कि 10 kg है, ठीक है, 10 kg है, तो अन्य ग्रह भी पर ले जाएंगे तब भी इसका जो द्रव्यमान होगा 10 kg ही होगा। या पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक ले जाएंगे तब भी जो है इसका द्रव्यमान 10 kg ही रहेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो कहीं भी नहीं। यदि वस्तु में पदार्थ की मात्रा समान रहे, यदि वस्तु में पदार्थ की मात्रा समान रहे तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो विकल्प सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है। तो देखिए, ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि पृथ्वी ये है, ठीक है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु यदि 60 kg का है, ठीक है, 60 kg का है, तो चंद्रमा पर उसकी भार क्या होगी। तो देखिए, चंद्रमा पर उसकी भार होगी इसका 6वां भाग, ठीक है, तो इसका 6वां भाग होगा इसमें। तो फिर चंद्रमा पर इसकी जो भार हो जाएगी आपकी 10 kg का, ठीक है, जो पृथ्वी पर 7 kg का था, चंद्रमा पर 10 kg का, तो 1/6 यहाँ पर भाग हो जाता है। तो विकल्प सी सही जवाब है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो किसी भी वस्तु द्वारा प्रति इकाई अर्थात 1 सेकेंड में, अर्थात 1 सेकेंड समय में किया गया कार्य जो होता है वह आपको कहलाता है शक्ति, शक्ति कहलाता है। तो विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे किलो लग गया है तो किलो का मतलब होता है kg, ठीक है। तो 1 किलोवाट में जो है ना, ये आपको 1000 वाट होते हैं। तो विकल्प सी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है। तो देखिए, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में उदासीनी जो है, लवण और जल बनता है, ठीक है, लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को
उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल यहाँ पे निर्माण होगा। विकल्प बी सही जवाब। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न आ ही गया, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। ठीक है, तो विकल्प बी सही जवाब। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है जल बनता है। जैसे होता है ना, जल का शुद्ध रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, परमाणु भार इसका कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपको 18 इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या होता है, 2 अणु है, तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के 16 हो जाएंगे, तो जो यहाँ पे बन जाता है 18। अब अगले प्रश्न में जो पूछा गया है कि आपसे कि किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि यह वायु से हल्की और लगभग अक्रिय है। देखिए प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। देखिए जो गुब्बारा होता है, जो आसमान में जो उड़ता है, ऊपर ऊंचा जाता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, देखिए उसमें जो गैस भरी होती है हीलियम गैस भरी होती है। ठीक है, हीलियम गैस भरी होती है। विकल्प बी सही जवाब है। हीलियम गैस जो है हल्की गैस होती है इसलिए, लेकिन देखिए हीलियम से भी एक हल्की गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हीलियम से भी जो है हल्की गैस है। ठीक है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को गुब्बारे में नहीं भरा जाता क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है ये आपको ज्वलनशील गैस है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आग लगने की खतरा होती है, तो इसलिए गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को भरा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH3 होता है। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा H2SO4। विकल्प सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का संचार किस तंत्र द्वारा होता है। देखिए मानव शरीर में रक्त का संचार, ये जो रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है, खून का, रक्त मतलब खून, ये होता है परिसंचरण तंत्र द्वारा। ठीक है, परिसंचरण तंत्र द्वारा। और आपको पता है कि रक्त को पंप किया जाता है हृदय से। हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है और इतना तेज गति से पंप करता है ताकि रक्त जो है शरीर के सभी भागों तक पहुंच सके। तो ये जो रक्त का संचार कहलाता है ये परिसंचरण तंत्र द्वारा संचालित होता है। तो विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर में जो है श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है ना, वो है आपका फेफड़ा। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना में होता है। अब फेफड़ा जो है, फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना में होता है। तो ये जो संरचना है आपको वायु कोष्ठिकाएं। ठीक है, वायु कोष्ठिकाएं जो होती है ना, इसमें आपको गैसों का आदान प्रदान होता है। तो विकल्प बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है। देखिए मानव शरीर में जो भोजन को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, ये आपका प्रक्रिया है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन ये प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है। देखिए मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों में जो संदेश पहुंचता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग गया किसी भी भाग पर, ठीक है, तो वो तुरंत मस्तिष्क या शरीर के भागों तक पहुंच जाता है। ये जो होता है तंत्रिकाएं जो होते हैं यहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिकाओं द्वारा जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों तक संदेश पहुँचता है। तो विकल्प भी सही जवाब रहेगा। पूछा गया है अगले प्रश्न में कि रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, ये आपको किया जाता है मेरुरज्जु के द्वारा, मेरी रज्जु के द्वारा। तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब रहेगा। फिर पूछा गया कि मानव शरीर में मूत्र को अस्थायी रूप से कौन सा अंग संग्रहित करता है। देखिए अस्थायी रूप से मतलब कि ये जो है कुछ समय के लिए कौन संग्रहित करता है, तो ये जो करता है आपका मूत्राशय। मूत्राशय जो वहाँ पर जैसे ही किडनी से जो मूत्र है वो निकलता है वो तो मूत्राशय में पहुँचता है। जैसे ही मूत्राशय में जो है यूरिन आता है, मूत्र आता है, तो सिग्नल मिल जाता है और हम जब यूरिन करते हैं तो मूत्राशय से फिर निकल जाता है। तो विकल्प बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर में भोजन को पेट तक पहुंचाने वाली नली क्या कहलाती है।
अब देखिए जैसे ही हम मुख में खाना खाते हैं तो फिर ये नली द्वारा नीचे आ जाती है, तो इस नली को बोला जाता है, पेट में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुख है और यहाँ से खाना नीचे आ रहा है, तो इस नली को क्या बोलते हैं? तो इस नली को बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायक करता है। देखिए यहाँ पे लार में जो लार बनता है हमारे मुख में, तो उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए ये जो एंजाइम होता है आपका एमाइलेज जो एंजाइम है यही होता है, ठीक है। तो विकल्प बी सही जवाब। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वसा के पाचन में, देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि वसा के पाचन में कौन सा पदार्थ विशेष रूप से सहायता करता है। तो वसा के पाचन में जो है ना, ये आपका पदार्थ है पित्त जो है ना, ये आपको सहायता करता है वसा के पाचन में। तो विकल्प ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है। देखिए पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, पौधों के पत्तियों द्वारा होता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस जो है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधों की पत्तियों द्वारा किया जाता है। और पत्तियों में एक ऊतक पाया जाता है जिसको बोलते हैं आपको क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है, ठीक है। तो मोटा मोटे तौर पे देखा जाए तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में, जिसका रंग हरा होता है, ठीक है। तो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर पूछा गया है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए पौधों में भोजन का जो निर्माण है ना, ये आपका प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा ही होता है, ठीक है। तो विकल्प बी सही जवाब होगा। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फिर यहाँ पे पौधा से ही संबंधित है, तो पौधों से जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पौधों से जल वाष्प निकलता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर से भी पसीने निकलते हैं, उसी प्रकार से पौधों से भी जल वाष्प निकलते हैं। तो इस निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, इसको भी वेट कीजिएगा, ठीक है। फूल का कौन सा भाग परागकण उत्पन्न करते हैं। तो ये जो फूल का भाग है परागकोश जो है ना, परागकण को उत्पन्न करते हैं। तो विकल्प बी सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, जो 31 नंबर प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, तो वो भाग होता है अंडाशय जो भाग है वो फल में परिवर्तित होता है। तो विकल्प ए सही जवाब रहेगा। पूछा गया है अगले प्रश्न में, टाइफाइड रोग मुख्यतः किस जीवाणु से होता है। जो टाइफाइड होता है जिसमें बुखार लगता है, ठीक है। तो ये जो रोग होता है ना, ये होता है आपका साल्मोनेला टाइडी जो जीवाणु होते हैं ना, इनके द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु होते हैं इसके द्वारा होता है। तो विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो रहेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो एड्स जो रोग है गलत यौन प्रक्रिया करने से होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका HIV जो वायरस होते हैं इसके द्वारा होता है, ठीक है। और आपको पता है कि HIV की पता लगाने के लिए, एड्स की पता लगाने के लिए एलिसा विधि की उपयोग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे HIV वायरस जो है जिम्मेदार होते हैं एड्स के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया जो 34 नंबर प्रश्न है कि एड्स किस वायरस के कारण होते हैं। देखिए प्रश्न ये रिपीट किया है, ठीक है। आपको 33 नंबर वाला ही प्रश्न यहाँ पे 34 में भी छप गया है। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ओके। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, रेबीज किस प्रकार के रोग जनक से होता है। तो जो रेबीज जो होता है ना, ये आपको वायरस से होता है। रोग जनक कौन है, तो वायरस है, ठीक है, वायरस से होता है। और आपको पता है कि कुत्ते के काटने से, और भी कई जीव हैं जिसके काटने से जो है रेबीज जो है रोग फैलता है। जब एक बार रेबीज हो जाता है तो ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा या डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि रेबीज होने के बाद में फिर रिकवर नहीं हो पाते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी जानवरों से सावधान रहें। तो विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मच्छरों से फैलने वाले रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी सामान्य उपाय क्या है। देखिए मच्छरों से फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करना। मतलब बचाव यही है कि जहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ जो है उस स्थल को जो है साफ़ सफाई रखना, ठीक है, ताकि मच्छर वहाँ पे उत्पन्न ना हो सके अधिक मात्रा में, ठीक है। यही साफ़ सफाई रखिए, यही एक प्रभावी सामान्य उपाय है। तो मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करना।
अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। देखिए सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Na होता है, Na। तो विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो देखिए पोटेशियम का होता है K, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है K, विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो कैल्शियम का होता है Ca, विकल्प बी सही जवाब। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो आपका 40 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। देखिए यहाँ पे जो कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो धातु से जो है संबंधित है, तत्व से। तो ये क्लोरीन का जो होता है ना, ये आपका Cl होता है, Cl, विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन जो है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, O3, विकल्प सी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत वो होता है कौन सा, सूर्य हो जाएगा ना, क्योंकि सूर्य से हमें क्या मिलता है, रोशनी मिलती है, और रोशनी से क्या होता है, पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, फूल वनस्पति फल फूलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है वो है आपका सूर्य। तो विकल्प बी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है। इसमें पूछा गया कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है। तो इसमें से हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो कंपनियां होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उनमें जो वस्तुएं बनाई जाती है, उस वस्तुएं के जो फालतू भाग होते हैं, और उसको हम नष्ट करते हैं, किसी दूसरी जगह पर डंप कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है, और या नदियों में बहा देते हैं, और या जो भी कचरा निकलता है उनसे, तो वो नदियों में जब बहाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है, जल प्रदूषण के लिए। तो विकल्प बी यहाँ पे ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो सही है, ठीक है, ये आपको रॉन्ग है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 3R का सही अर्थ क्या है। देखिए 3R जो शब्द है इस्तेमाल बार बार होता है, इसका जो सही अर्थ होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इसका जो मुख्य अर्थ होता है, सही अर्थ होता है। तो विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत यहाँ पे आ जाएगा, आपको पवन ऊर्जा आ जाएगा। पवन ऊर्जा जो है ना, आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे। तो ये पहले मानव थे आपको यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन। और ये किस देश के थे। तो ये आपको रूस, रसिया, ठीक है। तो विकल्प बी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे। दूसरा पहला प्रश्न यहाँ पे गौर करते हैं, इसमें क्या था, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे, ठीक है, यूरी गागरिन। फिर यहाँ पर जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे। तो ये तो क्वेश्चन से रिपीट किया है, आंसर अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले मानव कौन थे। देखिए अगर मैं यहाँ पे अंतरिक्ष हटा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ चंद्रमा, मून, ठीक है, तो मून पर जाने वाले पहले मानव थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये कहाँ के थे। तो ये अमेरिका के थे, ठीक है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। यहाँ पे भारतीय के बारे में जिक्र किया है, तो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि इसरो क्या है, हमारी जो भारत देश है, भारत देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो इसरो का पूरा नाम क्या है भाई, पूछा गया है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा इंडियन, कहाँ लगा है, इसमें लगा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका सही रूप होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो विकल्प यहाँ पे ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम पिंड को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम पिंड का मतलब क्या हो गया, जो मानव ने बनाया है, मानव ने जिस सैटेलाइट को बनाया है। पिंड का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है सैटेलाइट, ठीक है, जो भी होते हैं। तो ये जो चारों तरफ घूमते हैं सैटेलाइट, ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, उपग्रह कहते हैं।
तो विकल्प बी सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी 50 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और भी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। जीके जीएस का हम लोग यहाँ पर पूरा देखेंगे, सामान्य लेवल से लेकर टॉप लेवल तक भी प्रश्न यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।